आज हमारा टॉपिक है पादपों में लैंगिक जनन। हमारा अलैंगिक जनन, उसके प्रकार और विधियां पूरी हुई। अब हम देख रहे हैं पादपों में लैंगिक जनन। मैं इसको अगले अध्याय से शुरू करवा रहा हूं, लेकिन जो अध्याय है वो हमारा इस पुष्प टॉपिक के बाद शुरू होगा, परंतु ये पूरा लैंगिक जनन हम एक साथ कर रहे हैं। मैंने पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि हम लैंगिक जनन दूसरे चैप्टर के साथ करेंगे। तो इसमें हम करते हैं सबसे पहले पुष्प को। तो इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं पुष्प के लिए। यह एक रूपांतरित प्ररोह है। हम जानते हैं कि जो भूमि में पादप का जो भाग होता है वो मूल तंत्र के अंतर्गत आता है, और जो ऊपर का भाग होता है, वायवीय भाग होता है, वायु में रहने वाला जो भाग होता है, उसे हम प्ररोह कहते हैं। तो जो पुष्प है वो एक रूपांतरित प्ररोह है। क्यों कहा? क्योंकि ये पत्ती का ही रूपांतरण माना जाता है। पत्तियां जो होती हैं उन्हीं का ही ये रूप है। लैंगिक जनन का ये मुख्य अंग है। यानी अधिकांश पादपों में जिनमें पुष्प पाए जाते हैं वो लैंगिक जनन करते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग हम देख लेते हैं। पहला है पुष्पवृंत। जिस डंडी पर पुष्प लगा रहता है उसे कहते हैं पुष्पवृंत। यानी फूल के साथ में जो डंडी जुड़ी रहती है और वो डंडी पादप से जुड़ी रहती है उसे कहते हैं पुष्पवृंत। आगे चित्र है, चित्र से आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। दूसरा है पुष्पासन, यानी पुष्प का आसन। आसन जिस पर बैठा जाता है। तो पुष्प का आसन यानी पुष्पासन कौन सा हुआ? वृंत का चौड़ा भाग जिस पर पुष्प टिका रहता है। फिर है बाह्य दलपुंज। हमने देखा होगा जैसे गेंदे का फूल है, मिर्च का फूल है, टमाटर का फूल है। तो ये जो फूल हैं सारे, या अधिकांश आपने फूल देखे होंगे, गुलाब का फूल देखा होगा, तो इसमें सबसे बाहर एक हरी पत्तियों का घेरा होता है। सबसे नीचे नीचे रंगीन पंखुड़ियों से पहले आपने देखा होगा हरी पत्तियों का घेरा। तो वो हरी पत्तियों का जो घेरा है वो बाह्य दलपुंज है। वो पूरा घेरा बाह्य दलपुंज है और उसकी एक पत्ती बाह्य दल है। उसकी एक पत्ती क्या बाह्य दल है। उसी तरह से दलपुंज है वो पुष्प का रंगीन पंखुड़ियों का घेरा है। दूसरा रंगीन पंखुड़ियों का घेरा, जैसे हमने गेंदे में देखा है, गुलाब में देखा है, लगभग फूलों में हमने देखा होगा कि वो रंगीन हो सकता है। वो रंगीन में जैसे वो लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, सफेद हो सकता है, नारंगी हो सकता है, यहां तक कि भी ब्लैक रोज भी है। तो वो जो पूरा रंगीन पंखुड़ियों का घेरा, उसमें तीन पंखुड़ियां हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, और कई सारी भी हो सकती हैं। तो उस पूरे घेरे को, रंगीन पंखुड़ियों के पूरे घेरे को क्या बोला गया है? दलपुंज। और उसकी एक रंगीन पंखुड़ी को बोला गया है दल। एक रंगीन पंखुड़ियों को बोला गया है दल। यानी जो बाह्य दलपुंज है वो बाह्य दलों से मिलकर, और दलपुंज है वो दलों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद है हमारा पुमंग। तो जो पुमंग है वो पुष्प का नर जननांग है। पुमंग पुष्प का नर जननांग है, जो मिलकर बना होता है पुंकेसर से। किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसर से। और जो जायांग है वो मादा जननांग है, और वह अंडपों से मिलकर बना हुआ होता है। यहां हम एक प्रारूपिक पुष्प देख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे वाला जो भाग है वो है पुष्पवृंत। फिर जो फूला चौड़ा जो भाग है वो है पुष्पासन। फिर आप देख रहे होंगे ये हरी पत्तियों का जो घेरा मैंने नीचे बनाया है नीले रंग से, ये है बाह्य दलपुंज। फिर रंगीन पंखुड़ियों का घेरा है, ये है दलपुंज। फिर आप ये जो तंतु रूपी 2 संरचनाएं देख रहे हो, ये तो मैंने 2 ही दिखाए हैं। ये पूरे घेरे के रूप में होते हैं, पूरे घेरे के रूप में होते, जैसे सरसों में 6 होते हैं, मटर में 9 होते हैं, इस प्रकार से। तो इन पूरे को बोलते हैं पुमंग। परंतु ये एक जो तंतु है, इधर 2 दिखाई दे रहे हैं, इनमें से प्रत्येक एक तंतु पुंकेसर कहलाता है। यानी पुंकेसर और पुंकेसर से मिलकर बना होता है पुमंग। और उसी तरह आप बीच में देख सकते हैं, जो बीच का ये भाग है, ये वाला, ये कहलाता है अंडप। और अंडप जो है
ये तो वैसे है ना, जैसे जायांग है पूरा, मादा जननांग भाग तो जायांग है, परंतु वो अंडप से मिलकर बना होता है, यानी उसकी एक इकाई अंडप है। आगे समझ लेते हैं चित्र द्वारा बेहतर। ये देखिए, ये बिल्कुल नीचे है पुष्पवृंत है, इसके बाद में है पुष्पासन है, फिर है बाह्य दलपुंज है, इसके बाद है दलपुंज है, इसके बाद है पुमंग और है जायांग। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जायांग, पुमंग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, फूल के तो या पुष्प के तो ये मुख्य 4 ही चक्र हैं। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये 4 चक्र कौन से हैं, तो कौन से होंगे? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। एक एक इकाई में दोबारा बता देता हूं। बाह्य दलपुंज बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, दलपुंज दलों से मिलकर बना होता है, पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है और जायांग अंडपों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद हम इसके भागों का डिटेल से आगे वर्णन कर लेते हैं। तो जैसे अंडप का मैंने दिखाया आपको, उसके बाद पुंकेसर का अध्ययन कर लेंगे। जैसे अंडप जो अकेला मैंने आपको इस पुष्प का दिखाया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे जो आपको पुष्पवृंत दिख रहा है, पुष्पासन दिख रहा है, बाह्य दलपुंज दिख रहा है। तो अब इनको हम नहीं देखेंगे, हम तो कर रहे हैं अंडप जो पूरा आपके सामने अभी चित्र दिख रहा है, ये अंडप का चित्र है, यहां से लेकर और ये यहां तक अंडप है। अब अंडप के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला शीर्ष का भाग होता है वृत्तिकाग्र, और बीच का पतला डंडीनुमा जो भाग होता है नलिका रूपी, वो है वृत्तिका, और जो अंत में जो भाग फूला हुआ जो भाग आपको दिख रहा है वो है अंडाशय। यहां पर जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड, इस तरह से इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं और इन बीजांडों से बीज बनता है। और जो ये वाला बाहर वाला भाग है ना, यहां से लेके यहां तक का जो अंडाशय है, फूला हुआ जो भाग है, इससे फल बन जाता है। परंतु वो चर्चा हम बाद में डिटेल से करने वाले हैं इसी चैप्टर में, जब हम मादा जननांग को डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं नर भाग को। नर भाग शुरू होता है अध्याय नंबर 2 से। यहाँ से हमारा अध्याय नंबर 2 से शुरू होता है, अध्याय 2 शुरू हो रहा है। इसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना और विकास। हम नर युग्मकोद्भिद की संरचना करेंगे, फिर वो बना कैसे उसका विकास करेंगे, फिर मादा युग्मकोद्भिद की संरचना करेंगे और फिर मादा युग्मकोद्भिद का विकास करेंगे, और इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हमने फूल किया, फूलों के सारे भाग किए, उसकी इकाइयां की, उसकी सामान्य संरचना के बाद हम कर रहे हैं पुष्प का नर जननांग भाग, यानी पुमंग, और पुमंग की एक इकाई होती है पुंकेसर, और पुंकेसर के बारे में हम कर रहे हैं। तो पुंकेसर बिल्कुल डंडीनुमा भाग होता है, ऐसे आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दें। यहां पर इस तरह से डंडीनुमा भाग होता है और ऐसे होता है। तो ये वाला जो भाग है ना, ये ऊपर वाला, ये कहलाता है परागकोश। ये क्या कहलाता है? परागकोश। और जो बीच वाला ये है ना, ये कहलाता है तंतु। और जो ये वाला भाग है ना, ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं योजी। इसे कहते हैं योजी। आइए हम आगे इसको डिटेल से कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो पुतंतु जो है, ये पराग कोश का वृंतनुमा भाग है, जो डंडी है पतली, जो फूल से जुड़े रखता है, वो भाग है। दूसरा है योजी, ये पराग कोश की दोनों पालियों के मध्य स्थित होता है और एक ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक जोड़ने वाला उत्तक है। इसके बाद है परागकोश। तो परागकोश हमने ऊपर की ओर देखा, जो बड़ा फूला हुआ भाग था वह परागकोश है। यह 4 पराग नलिका युक्त होता है, जिसमें पराग कण भरे हुए होते हैं, और फिर बाद में वही पराग कण हैं नर जननांग कोशिकाएं, लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, नर लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, जिनको पराग कण कहते हैं, और वही आगे जाके परागण की प्रक्रिया करते हैं। बाद में फिर अंडा से निषेचित होकर फूल से फल बनता है। ये मैंने आपको 11वीं क्लास में बता रखा है, और इसी बात को हम इस चैप्टर में डिटेल से करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं परागकोश की प्रत्येक पाली में। अब इसमें 2 पालियां होती हैं, अब आपको दिखाएंगे आगे चित्र में।
पराग कोश की प्रत्येक पाली में 2 पराग नलिकाएं होती हैं और इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 4 पराग नलिकाएं होती हैं। 2 पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली में 2 पराग नलिका, तो कुल कितनी पराग नलिका होगी? 4 पराग नलिका होगी, और जिसमें पराग कण भरे हुए होते हैं। पराग नलिकाओं को लघु बीजाणु धानियां भी कहते हैं। मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था कि जहां पे लघु नाम आ जाए वो सामान्यतः नर कोशिकाएं या नर का भाग हम कर रहे हैं, ये समझिए। तो लघु बीजाणु मतलब नर लैंगिक कोशिका और गुरु बीजाणु मतलब मादा जनन कोशिका। जैसे हमने अनावृत बीजियों में किए थे लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण, फिर वो लघु बीजाणु धानी धर किए थे, गुरु बीजाणु धानी धर किए थे, उसमें लघु बीजाणु थे, फिर गुरु बीजाणु थे, बस वही बात है। अब हम पराग कणों को बोल रहे हैं लघु बीजाणु, और जिस नलिकाओं में पराग कण यानी लघु बीजाणु रहते हैं उन्हें कहते हैं लघु बीजाणु धानियां, अर्थात जो पराग नलिकाएं हैं इन्हें हम लघु बीजाणु धानियां भी कहते हैं। इसके बाद ये देख लो, पराग जो है पुंकेसर है, इसका मैंने चित्र बना दिया। ऊपर वाला जो फूला हुआ भाग आपको दिख रहा है यह है पराग कोश, बीच में डंडी वाला जो भाग है ये दिख रहा है आपको तंतु, और जो ये जो भाग है यहाँ का ये भाग कहलाता है योजी। अब यदि हम सिर्फ ऊपर वाले फूले हुए भाग को देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब आप ये देख रहे हैं, देखो 2 पालियां हैं, एक आपको पाली पीछे की तरफ नजर आ रही है और एक ये आगे की तरफ नजर आ रही है और एक आपको पीछे की तरफ नजर आ रही है। और जो प्रत्येक ये पाली है इसमें आपने देखा होगा बीच में एक लाइन बना रखी है मैंने, और इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 पराग नलिकाएं हैं। अब मैं मान लो इसको ऐसे काट दूं, इस तरह से काटूं ऐसे, तो ये काट कैसा हो गया? अनुप्रस्थ काट। मैंने आपको बताया था ये बेटा नींबू प्रकार का काट है, सेव प्रकार का ऊर्ध्वाधर काट होता है। तो इसको यदि काट दें तो नीचे ये मैंने चलो तंतु बनाया नहीं, इस तरह से ये तंतु है नीचे, इसको यदि मैं ऊपर से यहाँ से काट दूं तो इसका जो काट है वो हमें इस तरह से दिखेगा। दिख रहा हो ना आपको? तो ये देखिए, ये है एक पाली, ये है दूसरी पाली, ये देखो ये इधर वाली पाली एक और इधर वाली पूरी पाली, और इधर एक पाली में देखिए एक बीजाणु धानी और एक बीजाणु धानी है नीचे आपको दिखाई दे रही है। तो 2 बीजाणु धानियां आपको दिखाई दे रही हैं, और इस तरह से ये चित्र बिल्कुल दिख रहा आपको। ये देखिए ऐसे ये पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये चित्र आपको दिख रहा है, कुछ इस तरह से हो सकता है ये चित्र। और यहाँ पर एक दानी यहाँ पर, एक दानी यहाँ पर और एक दानी यहाँ पर। तो प्रत्येक की जो पाली है, प्रत्येक पाली में 2 दानियां हो गई। इन दानियों के अंदर क्या होंगे? पराग कण भरे हुए होते हैं। इनको हम आगे देख लेते हैं चित्र को बड़ा आवर्धित करके। ये देखिए यहां मैंने आपको इसी कट जो ये पराग कोश है इसका अनुप्रस्थ काट का मैंने बड़ा चित्र दिखाया आपको। तो ये यहां पर जो मध्य का जो ये है ये योजी है, और ये पाली इधर वाली होगी, ये पाली इधर वाली होगी, और इसके अंदर ये पराग कण हो गए। तो यहाँ पर 4 लघु बीजाणु धानियां हो गई, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, और इनके अंदर भरे हुए होते हैं पराग कण। वो बनते कैसे हैं इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखिए यहां पर इसमें 2 प्रकार, शुरू में क्या है कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यहां पर बीचों बीच एक ही प्रकार की कोशिका, यहां पर बीचों बीच एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं हाइपोडर्मल कोशिकाएं। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मल कोशिकाएं। और हाइपोडर्मल कोशिकाएं विकसित होकर बनाती हैं आर्किस्पोरियल कोशिकाएं या प्रपसु कोशिकाएं। आर्किस्पोरियल कोशिकाएं या प्रपसु कोशिकाएं। अब ये जो प्रपसु कोशिकाएं हैं ये बिल्कुल प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं ये विभाजन करके 2 रूपों में बदल जाती हैं, ये रूपांतरित हो जाती हैं। 2 रूपों में बदलने का मतलब ये हो गया कि इनके अब जो कार्य हैं, इनका जो आकार है, संरचना है, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये जो मध्य में जो भाग है
इसमें सारा पहले एक ही, जब ये कच्चा होता है बिल्कुल पुष्प की कली के रूप में होता है पुंकेसर, तो इसके मध्य में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन्हें कहते हैं हम हाइपोडर्मल कोशिकाएं। हाइपोडर्मल कोशिकाएं विकसित होकर प्रपसु या आर्किस्पोरियल कोशिकाएं बनाती हैं, और आर्किस्पोरियल कोशिकाएं हैं, आप देख सकते हैं दो प्रकार की कोशिकाएं बना रही हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। चित्र में देख लो, आसानी से समझ आएगा आपको। ये जो मध्य में हैं ये बनेंगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, और ये जो भाग है बिल्कुल त्वचा का, ये जो भाग है इतना चौड़ा आप देख सकते हैं, ये जो भाग है यहां पर बनेगी प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। यानी प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं पराग कोश के भित्ति का निर्माण करती हैं, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं अंदर बाद में अंततः पराग कणों का निर्माण करती हैं। अब दो प्रकार की कोशिकाएं होगी ना, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या बनता है। वैसे तो नाम से पता लग रहा है कि प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से तो परागकोश की दीवार बनेगी। भित्ति मतलब दीवार, संस्कृत में भित्ति या दीवार। और जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, बीजाणुजन बोल दिया ना कि बीजाणुजन यानी बीजाणुओं को जन्म देने वाली, यानी कि जिन कोशिकाओं से बाद में बीजाणु बनेंगे उन्हें बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। अब आगे ये जो इतना भाग है ना, यहां वाला पोर्शन, ये वाला मैं आगे चित्र में बता रहा हूं आपको। एक एक भाग मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। तो ये हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं की। ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका में जो हैं वो पराग कोश की दीवार बना रही है, भित्ति बना रही हैं, और इनसे आगे कोशिकाएं फिर आगे और डिवाइड हो जाती हैं। वो होती हैं कोशिकाएं, चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली है बाह्य त्वचा, फिर है अंतस्थिशियम, फिर है मध्य स्तरें, और फिर है टेपिटम। दोबारा चलिए चित्र में, यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो यहां देखिए, यहां से हम लेते हैं, ये यहां से लेके यहां तक है, जो क्या है प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं इसका निर्माण कर रही हैं। तो ये बाहर वाली है, ये तो है बाह्य त्वचा। इस बाहर वाली त्वचा के जस्ट नीचे वो है अंतस्थिशियम। फिर जो ये मध्य में पूरा खाली स्थान है ना, ये है मध्य स्तरें, और अंदर का ये जो भाग है ये है टेपिटम। अगले चित्र में फिर से देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझा दूं आपको। ये बाहर की लाइन है बाह्य त्वचा, इस बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे की लाइन है अंतस्थिशियम, फिर बीच का ये जो भाग है सारा ये है मध्य स्तरें, और फिर जो अंदर का ये भाग है ये है टेपिटम। यानी टेपिटम वह परत होती है जो अंदर परागकणों के डायरेक्ट टच में होती है। अब जब परागकणों के डायरेक्ट टच में होगी तो इसकी एक विशेषता तो हमें यही समझ आ जाती है कि संभवतः है ये कोशिकाएं परागकणों को पोषण देती होंगी, और ये बात सत्य भी है। तो हो गई चार प्रकार की कोशिकाएं। पराग भित्ति कोशिकाएं चार भागों का निर्माण करती है। यानी देख लें तो हम पूरी तरह से ये पराग कोश की भित्ति का निर्माण कर रही हैं, परंतु कौन कौन सी वो चार भाग फिर आगे बांट दिए गए। बाह्य त्वचा बिल्कुल बाहर वाली, जो हम टच कर सकते हैं, बाहर से छू सकते हैं। फिर है अंतस्थिशियम, जो बाह्य त्वचा के तुरंत नीचे हो, और फिर मध्य स्तरें, यानी वो वलकुट जैसा भाग हो गया। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, वलकुट जैसा जो भाग हो गया। मध्य स्तरें बहुत सारे बहुस्तरीय कोशिकाओं का एक मोटा स्तर पाया जाता है, जिसे मध्य स्तरीय कहते हैं। और जो टेपिटम है वो बाहर से अंदर की ओर जब जाएं तो बिल्कुल अंदर का अंतिम भाग है, अंतिम परत है। यानी उस नलिका की, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे रक्तवाहिनी है, एक तो उसमें ऊपर बाह्य त्वचा होती है और एक उसके अंदर भी बाह्य त्वचा होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ये उत्तक किए थे हमने, तो वहां हमने उपत्वचीय उत्तक किए थे। तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक तो जैसे अमाशय अंदर बना हुआ है, उसके बाहर भी एक चमड़ी है और उसके अंदर भी एक चमड़ी है, तो वो उपत्वचा। तो मैं अंदर की वो चमड़ी है वो यहाँ पे एक तरह से टेपिटम हम मान सकते हैं पुष्प में। तो जो पराग कोश की बिल्कुल बाहरी त्वचा जो वातावरण के टच में रहती है, जिसे हम छू सकते हैं, वो है बाह्य त्वचा, और अंदर की परत है वो है टेपिटम। अभी जो टेपिटम है ये दो प्रकार से पाई जाती है, अमीबीय टेपिटम और स्रावी टेपिटम। कार्य और संरचना के आधार पर ये अमीबीय और
स्त्रावी, दो प्रकार की टेपिटम पाई जाती है और स्त्रावी टेपिटम को ग्रंथिल टेपिटम भी कहते हैं। और अधिकांश द्विबीजपत्री जो पादप है उनमें ग्रंथिल या स्त्रावी प्रकार की टेपिटम ही पाई जाती है। अब चारों त्वचाएं होगी हमारी। अब यहां पर एक मुख्य बात आपको ये बता रहे थे कि जो टेपिटम है बिल्कुल अंदर की जो परत है उन कोशिकाओं में वसा के कुछ कण पाए जाते हैं। जो अंदर की जो ये टेपिटम है उसमें वसा के कुछ कण पाए जाते हैं और उन कणों को हम कहते हैं प्रोयूबिस्काई। क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काई या प्रोयूबिस बॉडी। किसमें पाई जा रही है? टेपिटम की कोशिका में। टेपिटम क्या है? पराग कोश की भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर है। किससे बना हुआ है? प्राथमिक पराग भित्ति कोशिकाओं से बना हुआ है। तो उनसे रूपांतरित होकर ये टेपिटम बना है। टेपिटम में वसा के कण पाए जाते हैं और वो वसा के कण कहलाते हैं प्रोयूबिस्काई। और इसके बाद जो ये प्रोयूबिस्काई है उन पर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है। किसका? प्रोयूबिस्काई पर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है और तब यह कहलाता है यूबिस्काई। तब कहलाता है यूबिस्काई। अब हम कर लेते हैं आगे। कौन सी दूसरी? दो थी ना, प्रपशु कोशिकाएं बाद में या आर्किस्पोरियल कोशिकाएं दो भागों में बंटी। प्राथमिक पराग भित्ति कोशिकाएं या पराग कोश की भित्ति कोशिकाएं और दूसरी है बीजाणुजन कोशिकाएं। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं विभाजित होकर बनाती हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब मैं बेटा बार बार आपको बोल रहा हूं, लघु बीजाणु जहां नाम आए वो नर कोशिकाएं हैं, गुरु बीजाणु नाम आए वो मादा कोशिकाएं हैं। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं विभाजित होकर और विकसित होकर और विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण करके क्या बनाती हैं? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका है उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, यानी MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो का मतलब छोटा या लघु, स्पोर का मतलब बीजाणु, मातृ का मतलब मदर, सेल का मतलब कोशिका। अब जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, यहां तक आप देख लें कि आपको मैंने बताया था बेटा कोशिका वाले चैप्टर में कि कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित 2n होती हैं और यहां तक होती हैं ये 2n ही होंगी। यानी शुरू अपने जो कौन सी कोशिकाएं थी, बिल्कुल शुरुआत में जो कोशिकाएं थी हमारी हाइपोडर्मल कोशिकाएं थी, उनसे बाद में बनी प्रपशु कोशिकाएं बनी या आर्किस्पोरियल कोशिकाएं बनी और इसके बाद में दो प्रकार की कोशिकाएं बनी। प्राथमिक पराग भित्ति कोशिकाएं बनी, उसके बाद में बीजाणुजन कोशिकाएं बनी। तो ये सारी जो कोशिकाएं हैं ये 2n हैं और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से बाद में आप देख रहे हो बन रही है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ये भी 2n है। यानी फूल में जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होता है लघु बीजाणु बनने से पहले। यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसे लघु बीजाणु बनेगा और लघु बीजाणु ही विकसित होकर पराग कण का निर्माण करेगा। तो यहां हमने पूरा कर लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। पुष्प था, पुष्प में पुंकेसर था, पुमंग था, पुमंग में पुंकेसर था, पुंकेसर में परागकोश था, परागकोश में भित्ति पढ़ी बार की, फिर अंदर का हमने कौन सी पढ़ी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं पढ़ी और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बना रही है लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं और लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके आप जानते हो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पे सरल सी बात है, ये समझने वाली बात है नहीं कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका, एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनेंगे और 4 लघु बीजाणु फिर विकसित होकर आगे 4 ही पराग कणों का निर्माण करेंगे। जो पराग कण हैं वो नर युग्मकोद्भिद है। यहां पर हमने पराग कण यानी लघु बीजाणु बनने तक का एक बेसिक सफर तय किया है और अगला जो हमारा वीडियो है उसमें बेटा हम करेंगे लघु बीजाणु जनन,
यानी ये आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं से लेके और परागकण बनने तक सफर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या संरचनाएं देखने को मिलती है हमें, कितने प्रकार के परागकण होते हैं, बीजाणु होते हैं, और इनका स्फुटन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार ये कार्य करते हैं। और ये लघु बीजाणु जनन करेंगे हम आगे वाले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।